नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि सदमा लगा है तो वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इशारों इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की खिंचाई करना शुरू कर दिया। जो ट्वीट है उसमें जो फोटो कैप्शन में डाला है वो है अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, लेकिन साथ में ये लिखना कि हम जो है जिसके साथ खड़े होते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से अखिलेश यादव को इस तरीके का ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले अगर आप राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अगर आप इसको आकलन करना चाहोगे या समझने के प्रयास करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकती है और ऐसा जो है वो पहली बार नहीं हुआ। आप याद करिए 1947 सत्ता के लिए इस पार्टी ने किस तरीके से देश के दो टुकड़े कर दिए। कहानी जो है वो हमने कई बार इसके लिए जो है वो डिस्कस किया और फिर उसके बाद में महात्मा गांधी तक को यह कहना पड़ा कि अब कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। और कहानी जो शुरू होती है वो होती है पहले शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को स्वराज हिंद के साथ लाना एक अम्ब्रेला के नीचे और ये ढोंग करना कि इसके बिना भारत को आजादी नहीं मिल सकती। तो अगर आप आजादी की बात करोगे तो 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम इस देश ने देखा उसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों को यह एहसास उसी वक्त हो गया था कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना मुश्किल है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि बावजूद इसके अंग्रेज 90 साल तक शासन करके चले गए। 1857 की जो क्रांति हुई, मंगल पांडे आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जिस तरीके से गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस सैनिकों को दिए गए तो मामला धार्मिक था। और फिर उसके बाद में जब हम वंदे मातरम को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस लड़ाई में सीधे तौर पर साधु सन्यासी लोग उतर चुके थे और अंग्रेजों को यह बात समझ में आ चुकी थी और उसको दबाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए अंग्रेजों को एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो अंग्रेजों के लिए काम करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई और पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने एओ हुम। तो जो कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या उनके जो समर्थक लोग हैं वो हमेशा जो है वो इस तरीके के कुतर्क देते हैं वीर सावरकर को लेकर और दूसरी तमाम तरीके की संस्थाओं को लेकर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी बनी क्यों थी। और फिर उसके बाद में आप देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको एसटीडी थी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, और उसका यूनानी डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा था, देखरेख कर रहा था, वो महात्मा गांधी को जाकर ये बोलता है कि आप देश के टुकड़े मत करिए, आप मोहम्मद अली जिन्ना को इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। 6 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना 3 महीने भी जिंदा नहीं रह सका, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन रोकता। इसलिए मैंने इतिहास में मैं विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा जो है उसको ब्रीफिंग करने का एक प्रयास किया है कि 1947 में और फिर उसके बाद में कश्मीर को जिस तरीके से, क्योंकि जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन किस हैसियत से जम्मू कश्मीर की जो सत्ता है उसके सर्वोच्च शिखर पर बैठे रहे, क्योंकि देश आजाद हो चुका था। और उसके बाद जब हटे तो उस एक शेख परिवार जो कि जवाहरलाल नेहरू का करीबी था और हिंदू राजा जो हरि सिंह थे उनको वहां से विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास। उसके बाद आप चलिए 1967 के बाद गूंगी गुड़िया, आपको याद होगा, उसी गूंगी गुड़िया ने सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किस तरीके से
लेफ्ट विचारधारा को अपने साथ मिलाया, एक तरीके से देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों को लेफ्ट के हवाले कर दिया। और उसका नतीजा है कि आज इस देश से लगभग जो है वो लेफ्ट राजनीतिक तौर पर समाप्त हो चुका है, लेकिन बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल लोग जो आज भी उस विचारधारा से प्रेरित है। और देखते ही देखते इतना ही नहीं, इस देश को नक्सलवाद की आग में भी झोंक दिया गया। तो सत्ता के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस हद तक जाया जाता है, अब अखिलेश यादव क्या समझ चुके हैं उसको अगर आपको देखना है तो किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका परिणाम आने के बाद में सभी विपक्षी पार्टियों के जो पैरों के नीचे की जमीन है वो इस तरीके से खिसक जाएगी। क्योंकि बुद्धिजीवियों का, अर्बन नक्सलियों का जो आकलन है वो धरा का धरा रह गया जब से परिणाम आया है उसके बाद से। अगर आप इसको देखोगे तो आपने देखा कि एक के बाद एक टीएमसी के जितने भी जो नेता है वो लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। और टारगेट कौन रहा है, किस तरीके से कर रहा है, आपको इसको समझना जरूरी है। कल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा एक प्लेन में सवार थी और प्लेन से जो विजुअल्स आए आप उसको देखकर कह सकते हैं कि आने वाला समय टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए किस तरीके से होने वाला है। लोगों ने टीएमसी चोर के नारे लगाए महुआ मोइत्रा के सामने। और क्यों लगाए, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि महुआ मोइत्रा जिसने इस देश की संविधान की शपथ लेकर, क्योंकि एक तरीके से लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का जो ठेका ले रखा है विपक्ष ने, उसी पार्टी की सांसद बड़े बड़े या हम कहें कि मोटे तौर पर गिफ्ट लेकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है एक दूर आप कह सकते हो कि दर्शन हीरानंदानी जो दुबई में बैठा है उसको दे दी। और फिर ये बात करते हैं कि लोकतंत्र को बचा रहे हैं। तो महुआ मोइत्रा शिकायत की है, परेशान है और यह परेशानी अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल की परेशानी नहीं है, यह पश्चिम बंगाल की जनता की परेशानी है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि इस चुनाव का परिणाम का असर जो है वो दूसरे राज्यों पर नहीं होगा, तो आप सोचकर देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और उत्तर प्रदेश से दूर पश्चिम बंगाल में इस नारे का आप असर देखिए कि जब से चुनाव परिणाम आया है जनता सड़कों पर है। और टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी का झंडा लिए हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत जो है वो जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। और 2021 का वो विजुअल भी आपको याद होगा जब ममता बनर्जी एक कार से जा रही होती है, उनका काफिला, और कुछ बच्चे जय श्री राम का नारा लगाते हैं। काफिला रोक लिया जाता है और ममता बनर्जी एफआईआर के आदेश दे देती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग हैं कौन? जो लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी हारी है, जो लोग कह रहे हैं घुसपैठियों को, कुछ लोगों को मतदान नहीं करने दिया रहा, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और प्रॉपर जो अब तक जो कह रहे थे, आप देखिए कि इसके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद बिहार, लगातार जो है वो सनातन के उदय की बात की जा रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चुनाव परिणाम के बाद में जो हो रहा है उससे लग रहा है कि वाकई में अब जो है वो इसका उदय हो रहा है। लोग इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे उनको आजादी अब मिली हो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लोग पीड़ित थे। तो ममता बनर्जी, और ये जो है वो यहीं तक नहीं रुकेगा। जब मैं ये कह रहा हूं, और तो मेरा जो है एक जिसको हम कहें कि आकलन, और मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूं, हो सकता है टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता इन चीजों से परेशान होकर ममता बनर्जी का साथ छोड़ दे और जल्दी ही किसी दूसरी पार्टी का हाथ थाम ले। और बड़ी जिसको मैं कहूंगा, हो सकता है कि ये लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम ले, और महुआ मोइत्रा इनमें सबसे आगे होने वाली है। बहुत जल्द आपको यह देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता जिस तरीके से अब पीछे लगी है, जिस तरीके से जागरूक हुई है, इस तरीके का रिएक्शन आना आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो जो आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति
आप भूल जाइए कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन एक चीज जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है वो है कि जनता के रिएक्शन से यह जरूर समझ में आता है कि जनता परिवर्तन चाहती थी। और इस आप देखिए जो दबी हुई जो आवाज होती है 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है राम मंदिर के आंदोलन से, तो उस वक्त उस दबी हुई जो आवाज थी जो लगभग 500 सालों से दबी हुई थी, उसको एक राजनीतिक मंच चाहिए था उठाने के लिए। और जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले गए। और ये जो कारवां है वो अब यहां तक कैसे पहुंचा है अब आप इसको समझ सकते हैं। और जो लोगों को यह धारणा थी कि मुस्लिम वोटर से वो चुनाव जीत सकते हैं और सत्ता में वापसी कर सकते हैं और सत्ता में बने रहेंगे, तो हिंदू वोटरों ने एक मैसेज, एक संदेश दे दिया कि अगर मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट होते हैं, एक तरफा किसी पार्टी के लिए अगर जाते हैं, तो फिर हिंदू वोटर उससे पीछे हटने वाले नहीं है। और जब आप इस लड़ाई को देखते हो, आप 2080 कहिए या 3070 कहिए, तो फिर दूसरी पार्टियों के होश उड़ने आप समझ सकते हैं कि लाजमी है। और अब अगला नंबर अखिलेश यादव का। बॉडी लैंग्वेज अखिलेश यादव की बहुत कुछ कहती है। दौड़े दौड़े ममता बनर्जी के पास गए, आईपैक से जो है वो किनारा कर लिया, जबकि एमके स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों के कहने से ही आईपैक को जो है वो अपने साथ जोड़ा था अखिलेश यादव ने। तो आईपैक से जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा मामला है? और फिर यह कहना कि उनके पास फंड नहीं है, तो यह जांच का विषय है कहां तक जाएगा और अखिलेश यादव की इसमें क्या भूमिका है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अखिलेश यादव का जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से राजनीतिक तौर पर उनकी क्या सफलता है, आखिर उन्होंने क्या हासिल किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन वो अपने पिताजी की जो राजनीतिक विरासत थी उसके भरोसे एक बार मुख्यमंत्री जरूर बने। तो मुलायम सिंह यादव को मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान सिंह यादव, मुसलमान सिंह और यादव, एमवाई फैक्टर जिसको समाजवादी पार्टी जोर लगाकर बोलती है। अब ऐसी सूरत में अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का एक नारा जो आगरा की रैली में दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, उसका असर देश भर में अगर आप देखा जा सकता है, और जिस तरीके से योगी की डिमांड है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका असर नहीं होगा? इसका असर होगा और इससे भी ज्यादा होगा। तो भले ही राम मंदिर से कितनी ही दूरी बना ले अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव अब बहुत जल्द जो है वो आपको राम मंदिर में भी देखने को मिलेंगे। और उससे भी बड़ा, अखिलेश यादव और उसकी पूरी टीम ने योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी घोषित करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, जिसमें एक कठपुतली जिसको हम कहें, शुक्राचार्य, मैं शंकराचार्य तो नहीं कहूंगा, अभिमुक्तेश्वरानंद जिसके घमंड की एक सीमा, उस तक को जो है वो प्रोजेक्ट किया गया कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब किया जाए। और आप देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन भी अनशन नहीं कर सका इस सरकार के खिलाफ, क्यों? क्योंकि उसको वैनिटी वैन की सुविधाएं पसंद है। वो भूखा रह ही नहीं सकता, वो बैठ ही नहीं सकता। इससे आपको समझ में आएगा आप उसको क्या कहते हो, भोगी या योगी। उसने पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगाया। कभी जो है वो गौ माता के संरक्षण, सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से अखिलेश यादव के साथ मिलकर सारे प्रपंच जो है वो पूरे करके देख लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर किसी को यह लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शायद योगी आदित्यनाथ के इस सफर को रोक लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी भूल होगी। बल्कि योगी आदित्यनाथ को रोकते रोकते कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो खुद नहीं निपट जाए। ऐसे इसकी जो है वो आप कह सकते हो कि बू आना शुरू हो चुकी है। तो अखिलेश यादव सब कुछ करके, यतन जतन जो भी है वो करके देख चुके हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि कुछ लोग ट्वीट करने लगे हैं कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को जो है वो जातियों में बांटा जाए। अगर जातियों में नहीं बांटा गया तो हिंदू एक होगा, तो फिर विपक्ष का जो है वो समूल सर्वनाश एक तरीके से जो है वो देखा जा सकता है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन लोगों ने आजादी के बाद से, क्योंकि हिंदू सेकुलर
उसको एक जन्म गुट्टी दी गई, उसको बांटा गया जातियों के आधार पर, और फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए देवी देवताओं तक जो है वो गालियां दी गई। और ये उसी का परिणाम है जो आज आप और हम जो है वो देख पा रहे हैं। और लगातार राजनीतिक विश्लेषक जिनका अनुमान और एग्जिट पोल गलत साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि जनता इस वक्त जो है वो अलग मोड़ पे काम कर रही है। और अखिलेश यादव को अब तैयार रहना चाहिए अगले साल के लिए, और वो इसलिए भी तैयार रहना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस आखिरी पार्टी है जिसको निपटाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगी, यत्न जतन जो भी है। आप देखिए 5 सीटें आते ही डीएमके जो पुराना संघर्ष का साथी रहा हो, यूपीए की सरकार जो है गठन के लिए एक अहम कड़ी हो, उसका साथ छोड़कर कितना समय लगा। मुश्किल से मिनटों में जो है वो एक्टर विजय के साथ हो लिए। और ये सच्चाई है इस गठबंधन की। तो ये सब लोग जो है वो एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। और बात आती है पश्चिम बंगाल की हिंसा की। तो पश्चिम बंगाल की हिंसा, रिटेलिएट करना, एक्शन का रिएक्शन होना, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इतने लोगों से, इतने दिनों से जिन लोगों के मन में गुस्सा बैठा हुआ था, अब वो बाहर आएगा, किस तरीके से आएगा। तो आप इस जो हो रहा है आप उसको नाजायज, या हम कह सकते हैं कि आपको इसको जायज ठहराना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद में सरकार का शपथ ग्रहण, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हम बात करते हैं, कम से कम आप मानकर चलिए कि 5 से 6 महीने। टीएमसी का जो सिंडिकेट जिस तरीके से उसकी जड़ें फैली हुई है, उसको तोड़ने के लिए इतना समय लगेगा ही लगेगा। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।